आज हम चैप्टर नंबर 2 नर तथा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना तथा विकास में मादा युग्मकोद्भिद की संरचना तथा विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास का अध्ययन कर चुके हैं, तो अब हम मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट जो हमें पढ़ना है अंडक अथवा गुरु बीजाणुपर्ण के बारे में। सबसे पहले हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पुष्प का मादा जनन अंग जायांग कहलाता है। जैसे नर जनन अंग को पुमंग और मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। और जायांग का निर्माण एक या एक से अधिक अंडक के द्वारा किया जाता है। जायांग एक अंडक से भी बना हुआ हो सकता है या एक से ज्यादा अंडक, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनेक अंडकों से मिलकर भी जायांग का निर्माण हो सकता है। तो जायांग को बनाने वाली इकाई अंडक होती है। सेकंड, इसी का दूसरा नाम गुरु बीजाणुपर्ण है। तो गुरु बीजाणुपर्ण इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि अंडक के अंदर बीजांड को धारण किया जाता है। अंडक में बीजांड पाए जाएंगे और अंडक एक रूपांतरित पर्ण है। पत्ती के रूपांतरण से इसका निर्माण हुआ है। रूपांतरित पर्ण होती है अंडक जो संरचना है वो, इसलिए बीजांड को धारण करने वाली रूपांतरित पर्ण नामक जो संरचना अंडक है उसे गुरु बीजाणुपर्ण के नाम से जाना जाता है। एक रूपांतरित पर्ण है जो बीजाणुओं को धारण कर रही है, गुरु बीजाणुओं को धारण कर रही है, बीजांड को धारण कर रही है, इसलिए जो अंडक है उसे गुरु बीजाणुपर्ण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब अंडक की संख्या एक से अधिक होती है तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका वियुक्तांडपी अंडक और सेकंड टाइप इसका होता है युक्तांडपी अंडक। अब इनके नाम के अंदर ही इनकी डेफिनेशन है। वियुक्तांडपी का मतलब होता है ऐसे अंडक जिनमें ऐसे जायांग जिनके अंदर अंडक अलग अलग पाए जा रहे हैं, तो उन अंडकों को हम वियुक्तांडपी अंडक कहते हैं। जब अंडक अलग अलग पाए जा रहे हैं जायांग में तो उन्हें वियुक्तांडपी अंडक के नाम से जाना जाता है। और जब अंडक आपस में जुड़े हुए होते हैं, जब अंडक आपस में जुड़े हुए होंगे तो उन्हें युक्तांडपी अंडक के नाम से जाना जाता है। तो युक्तांडपी में अंडक स्वतंत्र रूप से अलग अलग पाए जाते हैं, जबकि युक्तांडपी में अंडक आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। फिर अंडक की स्ट्रक्चर की यदि हम आगे स्टडी करें तो अंडक एक फ्लास्क के समान स्ट्रक्चर है। ये अंडक की संरचना है। इसके ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, नीचे वाला भाग वर्तिका और लास्ट का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। और इस पूरी स्ट्रक्चर या संरचना को अंडक के नाम से जाना जाता है। यानी अंडक की संरचना के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग को वर्तिकाग्र, दूसरे भाग को वर्तिका और तीसरे भाग को अंडाशय के नाम से जाना जाता है। तीनों भाग मिलकर अंडक का निर्माण करते हैं। वर्तिकाग्र इसका ऊपरी भाग है, तो इस ऊपरी भाग में जो भी परागकण आएंगे उनको ग्रहण करने का कार्य किया जाता है। वर्तिकाग्र और अंडाशय को आपस में जोड़ने वाली एक नलिकाकार संरचना होती है। तीसरा अंडाशय इसका आधारीय भाग होता है और इस आधारीय फूले हुए भाग के अंदर अनेक छोटी छोटी इस तरह की अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है।
इन अंडाकार संरचनाओं को बीजांड कहा जाता है। यानी अंडक के अंडाशय भाग के अंदर अनेक छोटी छोटी अंडे के आकृति की या अंडाकार संरचनाएं उपस्थित होती है। उन अंडाकार संरचनाओं को बीजांड के नाम से जाना जाता है। बीजांड को ही हम दूसरे एक और नाम से जानते हैं, गुरु बीजाणुधानी। जो बीजांड है इसे ही दूसरे नाम से जाना जाता है और इसका दूसरा नाम होता है गुरु बीजाणुधानी। तो दोनों एक ही शब्द है, इसको हम बीजांड भी बोल सकते हैं, उसे हम गुरु बीजाणुधानी भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो प्रत्येक बीजांड है वो अंडाशय की भीतरी सतह पर एक संरचना से जुड़ा हुआ होता है। उस संरचना को बीजांड वृंत कहा जाता है। हर बीजांड अंडाशय की आंतरिक भित्ति पर एक वृंत के समान संरचना से जुड़ा हुआ होगा। उस वृंत के समान संरचना को बीजांड वृंत के नाम से जाना जाता है। बीजांड वृंत को हम फनिकल भी कहते हैं। तो बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर एक वृंत के समान संरचना से जुड़ा हुआ मिलता है, जुड़ा हुआ पाया जाता है। इस वृंत के समान संरचना को बीजांड वृंत या फनिकल के नाम से जाना जाता है। और बीजांड वृंत बीजांड में जिस स्थान पर जुड़ता है, ये बीजांड वृंत है और ये बीजांड में इस स्थान पर जुड़ रहा है। बीजांड के अंदर जिस स्थान पर, जिस पॉइंट पर अटैच होगा उसे नाभिका या हाइलम कहते हैं। नाभिका या हाइलम के नाम से इसे जाना जाता है। सीधा सामने इसमें याद रखना, अंडाशय की भीतरी भित्ति पर बीजांड एक वृंत के समान संरचना से जुड़ा हुआ होगा, जिसे बीजांड वृंत या फनिकल के नाम से जाना जाता है। सेकंड, बीजांड वृंत जिस स्थान पर, जिस बिंदु पर बीजांड से जुड़ा होता है उसे नाभिका या हाइलम के नाम से जाना जाता है। थर्ड, कभी कभी बीजांड वृंत के जुड़ने के स्थान पर एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है। जैसे बीजांड वृंत है, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इस जगह पर एक उभार के समान संरचना मिलेगी। इस तरह का एक उभार कभी कभी कुछ पौधों के पुष्पों के अंदर पाया जाता है। तो इस उभारनुमा संरचना को रेफी कहा जाता है। यानी कभी कभी कुछ पौधों में बीजांड वृंत जिस स्थान पर जुड़ रहा है वहां पर एक उभार के समान संरचना मिलेगी। उस उभार के समान संरचना को रेफी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे अंडक या गुरु बीजाणुपर्णी की स्ट्रक्चर है कि अंडक या गुरु बीजाणुपर्णी की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। एक बार इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। हम सबको पता है कि पुष्प के अंदर जो जनन अंग है, मादा जनन अंग होता है जायांग। जायांग का निर्माण एक या एक से अधिक अंडक से होगा। और अंडक जो है एक रूपांतरित पर्ण है जिसके द्वारा बीजांड को धारण किया जा रहा है, इसलिए अंडक को गुरु बीजाणुपर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, जब अंडक की संख्या एक से अधिक है तो ये दो प्रकार के मिल सकते हैं। एक वियुक्तांडपी, दूसरे मिल सकते हैं युक्तांडपी। इनके नाम में ही है, जब अंडक एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे तो उन्हें वियुक्तांडपी अंडक बोलेंगे। जब अंडक एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं तो उन्हें युक्तांडपी अंडक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक अंडक की स्ट्रक्चर में, अंडक एक फ्लास्क के समान, जो इस संरचना हमको दिखाई दे रही है, फ्लास्क के समान स्ट्रक्चर है। अंडक एक फ्लास्क के समान संरचना होती है जिसमें निम्न तीन प्रमुख भाग होते हैं। फर्स्ट वर्तिकाग्र, सेकंड वर्तिका, थर्ड भाग होता है अंडाशय। वर्तिकाग्र इसका ऊपरी भाग है
जो परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। वर्तिका वर्तिकाग्र और अंडाशय को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा जब परागकणों का अंकुरण होगा तो पराग नलिका के लिए मार्ग भी वर्तिका के द्वारा प्रदान किया जाता है। तीसरा, अंडक का निचला आधारीय फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है और इस अंडाशय के अंदर अनेक अंडाकार संरचना के बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड या गुरु बीजाणुधानी अंडाशय के अंदर उपस्थित होंगे। ये बीजांड अंडाशय की आंतरिक भित्ति पर एक वृंत के समान संरचना से जुड़े रहते हैं, जिसे बीजांड वृंत या फनिकल कहा जाता है। और बीजांड वृंत बीजांड में जिस बिंदु पर जुड़ा रहता है उस बिंदु को नाभिका या हाइलम के नाम से जाना जाता है। कुछ पौधों के पुष्पों में जिस बिंदु पर बीजांड वृंत जुड़ेगा वहां पर एक ओभार के समान संरचना मिलती है। उस ओभार के समान संरचना को रेफी के नाम से जाना जाता है। तो ये अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण की स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीजांड की संरचना या बीजांड की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। अभी हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा है अंडक की संरचना के बारे में। अंडक का जो अंडाशय भाग है उसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। उन बीजांड की स्ट्रक्चर किस तरह की होगी उसके बारे में हमें इसमें स्टडी करना है। तो इसमें सबसे पहले जो बीजांड है उसके कुछ 5 प्रमुख भाग होते हैं। इसके पहले प्रमुख भाग को बीजांड का है या न्यूसेलस कहा जाता है। दूसरे भाग को अध्यावरण कहते हैं। तीसरे भाग को बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। चौथे भाग को निभाग कहा जाता है और पांचवें भाग को भ्रूणकोश कहा जाता है। ये सभी पांचों भाग आपस में मिलकर बीजांड का निर्माण करते हैं। इनके साथ द्वारा सबके द्वारा आपस में मिलकर बीजांड का निर्माण किया जाएगा। सबसे फर्स्ट भाग जो बीजांड का है यह बीजांड का प्रमुख भाग होता है। बीजांड का प्रमुख भाग है जिसका निर्माण मृदुतकी कोशिकाओं से होता है। इस भाग को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो मृदुतकी प्रकार की होती है। तो मृदुतकी प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलती है और उनके द्वारा बीजांड के प्रमुख भाग बीजांड काय का निर्माण किया जाता है। ये पूरी जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है इसे हम बीजांड काय या न्यूसेलस कहते हैं। बीजांड काय को इंग्लिश में न्यूसेलस के नाम से जाना जाता है। सेकंड, बीजांड काय के ऊपर एक या दो आवरण पाए जा सकते हैं। इन आवरणों को हम अध्यावरण कहते हैं। यह अध्यावरण बीजांड काय के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को अध्यावरण कहा जाता है, जो एक या दो हो सकता है। बाहर जो अध्यावरण मिलेगा उसे बाह्य अध्यावरण के नाम से जाना जाता है। जैसे ये वाला जो अध्यावरण भाग है ये बाह्य अध्यावरण है और अंदर की तरफ पाया जाने वाला जो अध्यावरण है उसे अंतः अध्यावरण के नाम से जाना जाता है। बाहर वाला अध्यावरण बाह्य अध्यावरण, अंदर वाला अध्यावरण अंतः अध्यावरण कहलाता है। अध्यावरण की संख्या के आधार पर बीजांड 3 प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे बीजांड जिनमें 2 अध्यावरण पाए जा रहे हैं, यानी बाह्य अध्यावरण भी पाया जा रहा है और अंतः अध्यावरण भी पाया जा रहा है, उन्हें द्वि-अध्यावरणी बीजांड के नाम से जाना जाता है। जैसे ये जो हमने डायग्राम बनाया है दोनों अध्यावरण मिल रहे हैं, इसमें बाह्य अध्यावरण भी है अंतः अध्यावरण भी है, तो यह द्वि-अध्यावरणी बीजांड है। सेकंड, एक अध्यावरणी बीजांड, जब बीजांड में केवल एक अध्यावरण मिलेगा, केवल बाहरी अध्यावरण पाया जाएगा तो उसे एक अध्यावरणी बीजांड के नाम से जाना जाता है। तीसरा, अध्यावरणी बीजांड, ऐसे बीजांड जिनमें अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं उन्हें अध्यावरणी बीजांड के नाम से जाना जाता है। तो बीजांड में
अद्यावरण की संख्या के आधार पर बीजांड 3 प्रकार के हो सकते हैं। द्विअद्यावर्णी बाइटैगमिक बीजांड या ओव्यूल इन्हें बोला जाता है। एक अद्यावर्णी मोनोटैगमिक ओव्यूल बोला जाता है। अद्यावर्णी एटैगमिक ओव्यूल के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर जो बीजांड की संरचना में है उसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। अब जो ऊपर हमने अद्यावरण पढ़े हैं वो बीजांड काय को पूरा नहीं घेरते हैं, यानी कुछ ऐसा स्थान रह जाता है जहां अद्यावरण बीजांड काय को नहीं घेर पाते हैं। और इस नलिका रूपी स्थान को, ये जो नलिका रूपी हमें स्थान दिखाई दे रहा है, इस नलिका रूपी स्थान को ही बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां अद्यावरण नहीं मिलेगा, जिससे एक नली के समान संरचना का निर्माण होगा, जिसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी बीजांड द्वार में से पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है। पराग कणों के अंकुरण के समय पराग नलिका जो बनती है वो इस बीजांड द्वार में से इस भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करेगी। नेक्स्ट जो पार्ट बीजांड की संरचना का है उसे निभाग के नाम से जाना जाता है। और निभाग बीजांड काय का आधारीय भाग होता है। ये जो बीजांड काय है इसका आधारीय जो भाग है उस आधारीय भाग को निभाग के नाम से जाना जाता है। तो फोर्थ पार्ट निभाग है जो बीजांड काय का आधारीय भाग होता है। आधार वाला हिस्सा है बीजांड काय के निचले हिस्से को, उल्टा बीजांड बना हुआ है तो निचले हिस्से को हम या आधारीय भाग को निभाग के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है बीजांड की संरचना का उसे भ्रूणकोश कहते हैं। और भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद के रूप में मिलता है। ये जो भ्रूणकोश पाया जा रहा है ये एक प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर है पूरी, और भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद के रूप में पाया जाएगा। अब भ्रूणकोश की संरचना के 3 प्रमुख भाग होते हैं। इसका पहला भाग होता है अंड समुच्च। अंड समुच्च का निर्माण 2 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। इसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। यानी अंड समुच्च का निर्माण एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। अंड कोशिका का आकार नाशपाती के आकार का होता है, जबकि उसके साइड में जो सेल मिलेंगी, पार्श्व में जो सेल मिलेंगी उन्हें सहायक कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। और दोनों कोशिकाएं आपस में मिलकर अंड उपकरण या अंड समुच्च का निर्माण करती है। दूसरे प्रकार की सेल जो इसके अंदर पाई जाएगी वो होती है प्रतिमुखी सेल्स या एंटीपोडल सेल्स। इन्हीं सेल्स को हम एंटीपोडल सेल्स भी कहते हैं। एंटीपोडल कोशिकाओं के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये कोशिकाएं निभागीय सिरे की ओर होती है। ये निभाग वाला हिस्सा है, तो इस सिरे की ओर जो कोशिकाएं पाई जा रही है उन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। प्रतिमुखी नाम इसके इसलिए दिया है क्योंकि ये इसका मुख है। भ्रूणकोश का जो मुख है वो यहाँ है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये पाई जा रही है, इसलिए इन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल कोशिकाएं कहते हैं। और इनकी संख्या 3 होती है। एंटीपोडल जो सेल्स है उनकी संख्या 3 पाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट तीसरी जो कोशिका भ्रूणकोश के अंदर पाई जाती है उसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। जो सेंटर में जो सेल पाई जाएगी उसे केंद्रीय कोशिका के नाम से जाना जाता है। और इस केंद्रीय कोशिका में 2 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं। यहाँ केंद्रक की संख्या 2 है, इसमें 2 अगुणित केंद्रक उपस्थित होंगे। केंद्रीय कोशिका के अंदर 2 अगुणित केंद्रक मिलते हैं जो निषेचन से ठीक पहले आपस में जुड़ जाते हैं। ये अगुणित केंद्रक 2 अगुणित केंद्रक निषेचन क्रिया से ठीक पहले आपस में जुड़ते हैं और इन दोनों के आपस में जुड़ने से द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। दोनों केंद्रक जब आपस में जुड़ेंगे निषेचन क्रिया से ठीक पहले और
दोनों केंद्रक आपस में जुड़कर एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करेंगे। तो ये बीजांड की स्ट्रक्चर है, एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। 5 प्रमुख भाग बीजांड के अंदर पाए जाएंगे, 5 प्रमुख भाग बीजांड के अंदर पाए जाते हैं। बीजांड का प्रमुख भाग है बीजांड का जो मृदुत की कोशिकाओं से निर्मित होता है। सेकंड, अध्यावरण, बीजांड काय के चारों ओर जो आवरण पाया जा रहा है उस बीजांड काय के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को हम अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण 2 प्रकार का होता है, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण। बाहर की तरफ जो मिलेगा वो बाह्य अध्यावरण, अंदर की तरफ जो मिलेगा उसे अंत अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण के आधार पर या अध्यावरण की संख्या के आधार पर बीजांड 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे बीजांड जिनमें 2 अध्यावरण मिलेंगे द्विअध्यावरणी बीजांड बाइटैगमिक ओव्यूल कहलाते हैं। ऐसे बीजांड जिनमें 1 अध्यावरण मिलेगा यूनिटैगमिक ओव्यूल के नाम से जाने जाते हैं या एक अध्यावरणी बीजांड कहलाते हैं। ऐसे बीजांड जिनमें अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं अध्यावरणी बीजांड या एटैगमिक ओव्यूल कहलाते हैं। तीसरा भाग बीजांड द्वार या माइक्रोफाइल है। ये वाली स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर नलिका के समान जो संरचना दिख रही है, इसका निर्माण जब बीजांड काय के चारों ओर अध्यावरण बनता है तो कुछ स्पेस रह जाता है और वो स्पेस एक नलिका के समान होता है। उस स्थान को हम बीजांड द्वार कहते हैं। और ये जो बीजांड द्वार है पराग नलिका के लिए मार्ग प्रदान करने का काम करता है। पराग नलिका यहीं से इसके अंदर प्रवेश करेगी और नर यौगिकों को भ्रूणकोश के अंदर छोड़ती है। फोर्थ भाग निभाग होता है जो बीजांड काय का आधारीय भाग है। ये फोर्थ भाग है, बीजांड काय के आधारीय भाग को निभाग के नाम से जाना जाता है। फिफ्थ भाग भ्रूणकोश, यह मादा युग्मकोद्भिद होगा। 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। पहला अंड समुच्च। अंड समुच्च का निर्माण एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं से होता है। तो ये दोनों आपस में मिलकर अंड समुच्च बनाती है। प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल कोशिकाएं, ये कोशिकाएं संख्या में 3 होती है और निभाग वाले सिरे की तरफ ये पाई जाती है। केंद्रीय कोशिका बीच में पाई जाने वाली कोशिका है जिसमें 2 अगुणित केंद्रक मिलते हैं और निषेचन क्रिया से ठीक पहले ये केंद्रक आपस में मिलकर एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। और ये जो बीजांड हमने पढ़ा है यह प्रतीप बीजांड है। जो बीजांड की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है ये प्रतीप बीजांड की संरचना है। अभी हम आगे पढ़ेंगे बीजांड के कुछ प्रकार होते हैं, तो उनमें से एक बीजांड है प्रतीप बीजांड। तो उस बीजांड की स्ट्रक्चर इस प्रकार की पाई जाती है।